नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे टेस्ट क्रमांक 38 के प्रश्नों का विश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है जिलों के नाम, दूसरी तरफ लिखा है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, पहला जिला इधर सुकमा, दूसरा कबीरधाम, तीसरा बालोद, चौथा बेमेतरा और इधर जनसंख्या वृद्धि दर लिखा हुआ है। देखिए, जब सुमेलित करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि सुकमा का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 8.16%। वहीं दूसरा है कबीरधाम जिला, कबीरधाम का जनसंख्या वृद्धि दर है 40.71%। तीसरा बालोद का जनसंख्या वृद्धि दर है 10.24 और वहीं बेमेतरा का जनसंख्या वृद्धि दर है 42.65। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धमधा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है सकरी, दूसरा है हाप, तीसरा है शिवनाथ, चौथा है दुर्ग। इसका सही आंसर है शिवनाथ। आप सभी को पता है कि शिवनाथ नदी दुर्ग जिले से होकर के गुजरती है और दुर्ग में जिस जगह से होकर गुजरती है उसके करीब है आपका धमधा नाम का जगह। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम कृषि कर्मठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है 2010-11 में छत्तीसगढ़ को प्रथम कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान किया गया था धान के उत्पादन के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए। वर्ष 2014-15 से कृषि कार्य के लिए अल्पकालिक ऋण किस दर पर प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है 0% पर अल्पकालिक ऋण प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने जब नई सरकार गठित हुई थी तो उन्होंने इसे ही माफ करने की घोषणा करी थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ लिखा है परियोजना का नाम, दूसरी तरफ लिखा है जिलों के नाम। पहला देखिए क्या लिखा है, खूटाघाट परियोजना। खूटाघाट परियोजना कौन से जिले में है? तो यह आपका बिलासपुर जिले में सही जवाब है। कौन सी नदी पर है? तो खारंग नदी पर। दूसरा है आपका कलमा बैराज। कलमा बैराज कहाँ है? तो ये देखिए, ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कलमा बैराज है आपके रायगढ़ जिले में। ठीक है, कौन सी नदी पर? महानदी पर। और इसे लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच नदी जल विवाद फंसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मायना कांकेर और धारा राजनांदगांव। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी। अगला सवाल देखते हैं। हाफ बिजली बिल योजना प्रदेश में कब से लागू है? जो सरकार ने घोषित किया था कि बिजली बिल हम क्या करेंगे, 50% करेंगे कुछ कुछ चीजों में, तो ये कब से लागू है? तो इसका सही आंसर है मार्च 2019 में। जब सरकार नई गठित होकर के आई थी तो उस समय ही इन्होंने घोषणा किया हुआ था और उसे ही इन्होंने लागू भी किया आगे जाकर के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2018-19 की स्थिति में प्रदेश में रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो प्रदेश में रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 969 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिखा है विभाग, दूसरी तरफ लिखा है संरचना। ठीक है, कौन सा उपविभाग है? छत्तीसगढ़ को अलग अलग भागों में अगर हमने बांटा हुआ है तो उसके कौन कौन से विभाग किस क्षेत्र से या किससे सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके अंतर्गत कन्हर बेसिन। दूसरा आप देखेंगे पाट क्षेत्र, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। तीसरा लिखा है छत्तीसगढ़ का मैदान, हसदो मांड बेसिन। चौथा लिखा है दंडकारण्य का मैदान, गोदावरी सबरी बेसिन। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा विभाग से कौन सी संरचना सुमेलित नहीं होती है। जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में ये जो भाग है अगर देखें तो इसमें अधिकांश जो क्षेत्र है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, पाट क्षेत्रों को छोड़ करके। लेकिन कन्हार बेसिन का जो भाग आता है, बलरामपुर का जो क्षेत्र है, बलरामपुर सूरजपुर का जो कुछ क्षेत्र जो है शामिल होता है, वो क्या है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के साथ सुमेलित करता है। तो ये सही आंसर है। दूसरा क्या लिखा है, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र कहाँ है? जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा। लेकिन छुरी उदयपुर में अगर देखा जाए तो इसका विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से ये सुमेलित नहीं है। तीसरा देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ है? इसमें देखिए हसदो और मांड बेसिन दोनों शामिल होते हैं। हसदो मांड बेसिन को देखा जाए तो बलरामपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा क्या लिखा है, चौथा क्या लिखा है, दंडकारण्य का पठार। इसके अंदर देखिए गोदावरी और सबरी बेसिन। गोदावरी नदी के अपवाह क्रम में एक प्रमुख नदी है सबरी नदी, और ये गोदावरी के सहायक है, और इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत शामिल होता है।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पेंड्रा पठार का विस्तार है कहाँ है? कोरिया में है, रायगढ़ तक है, जांजगीर चांपा तक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही तक है। तो इसका सही आंसर है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, पेंड्रा का पठार गौरेला पेंड्रा मरवाही जो नवीनतम जिला है, इसमें पेंड्रा के अंतर्गत शामिल होता है। यहीं से एक नदी निकलती है पेंड्रा के पठार से, जिसमें खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से अर्पा नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कौन सुमेलित है? एक तरफ मिट्टियों के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ? उनका स्थानीय नाम। तो देखिए, काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है, लाल पीली मिट्टी को मटासी कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी को भाठा या मुरुमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, सभी सुमेलित हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प डी। चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ वनावरण के वृद्धि से भारत संघ का किस क्रम का राज्य है? इसका सही आंसर है तीसरे क्रम का राज्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमरकंटक अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? 2005 में, 2003 में, 2010 में, 2006 में। इसका सही आंसर है 2005 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तोंगपाल पाड़ापुर क्षेत्रों का संबंध किस खनिज से है? चलिए, पहला क्या लिखा है? लौह अयस्क, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है कैसेटराइट अयस्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कैसेटराइट। देखिए, तोंगपाल पाड़ापुर ये जो क्षेत्र है, ये सुकमा और दंतेवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में आप मुख्य रूप से क्या देखेंगे? दंतेवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में आपको लौह अयस्क जरूर मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है, लेकिन अगर हम तोंगपाल और पाड़ापुर क्षेत्र की बात करें तो वहां पर हमें कैसेटराइट अयस्क सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। JSPL सीमेंट उद्योग कहाँ है? इसका फुल फॉर्म है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। ठीक है, और ये रायगढ़ जिले में स्थित है, हम सभी जानते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन कौन सी जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई हैं, अगर ये हम जान जाएं तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या हम देखें तो 7 है। अब इन 7 को हम अगर तोड़ें तो 2 भाग में तोड़ा जा सकता है। एक होता है जो भारत शासन के द्वारा घोषित है और दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा घोषित। भारत सरकार के द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 अन्य जनजातियों को इसके समतुल्य माना गया। कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं मैप के थ्रू एक बार फटाफट। यहाँ पर आपको मिलेगा जसपुर जिला, यहाँ पर है बिरहोर जनजाति, वहीं आप देखेंगे बगल में इधर आपको कोरबा जिला मिलेगा, यहाँ आपको मिलेंगे पहाड़ी कोरवा, इधर आपको मिलेगा कवर्धा जिला, यहाँ आपको मिलेगा बैगा आदिवासी। नीचे जब आएंगे आप यहाँ बस्तर संभाग में तो आपको मिलेगा नारायणपुर, यहाँ पर मिलेंगे आपको अबूझ माड़िया। इधर आप गरियाबंद में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कमार जनजातियां। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पांचों जनजातियां जो हैं ये भारत शासन के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। और इसी में अगर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा सूरजपुर। सूरजपुर में आपको मिलेंगे पंडो आदिवासी के लोग या पंडो जनजाति के लोग। गरियाबंद में ही एक और जनजाति रहती है भुंजिया। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित 2 अन्य विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिन्हें इनके समतुल्य माना गया है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन सी जनजाति घोषित की गई? पंडो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन में खेल एवं युवा कल्याण विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? श्री उमेश पटेल जी। देखिए, इनके पास और कौन कौन से विभाग हैं? उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनके पास है और ये मुख्य रूप से रायगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? पहला है श्री महेंद्र कर्मा जी, दूसरे हैं श्री रविंद्र चौबे जी, तीसरे हैं श्री नंद कुमार साय जी, चौथे हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है श्री नंद कुमार साय जी। अगर इनका क्रम देखना चाहें तो देखिए, पहले नंबर पे थे श्री नंद कुमार साय जी, दूसरे नंबर पे महेंद्र कर्मा जी स्वर्गीय और तीसरे नंबर पे हैं रविंद्र चौबे जी। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, हरेली पर्व के संबंध में विचार कर गलत का चयन कीजिए। हरेली पर्व के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। पहला क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, इसे छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, भादो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये कब होता है, सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया, बी। तीसरा भी देख लेते हैं, इस पर्व के दौरान गेड़ी का खासा महत्व है, तो बिल्कुल इस पर्व के दौरान प्रदेश की अधिकांश जनजातीय समुदाय, सिर्फ जनजातीय समुदाय ही नहीं, अन्य जो समुदाय हैं वे भी गेड़ी चढ़ते हैं। गेड़ी क्या होता है, बांस का दो या लकड़ी का दो लंबा लंबा होता है, उसमें खांचा बना होता है, उसमें पैर रख करके उसके सहारे चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है, यह मुख्य रूप से हरियाली का उत्सव है, बिल्कुल यह हरियाली का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, विकल्प बी, जो कि गलत है। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ की प्रेम गाथा को पहचानिए। पहला है राजा वीर सिंह गाथा, दूसरा है पंडवानी गाथा, तीसरा है रायसिंह का पावरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजा वीर सिंह की गाथा। देखिए, राजा वीर सिंह की गाथा को प्रेम प्रधान गाथा कहा जाता है। दूसरा पंडवानी जो गाथा है, यह धार्मिक और पौराणिक गाथा है जिसमें वीर रस की प्रधानता अधिकांश देखने को मिलती है। तीसरा है राय सिंह का पावरा, इसे एक वीर गाथा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यदि दो परिवार बिना वधु मूल्य चुकाए आपस में लड़कियों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो इस प्रकार के विवाह को छत्तीसगढ़ में सामान्यतः क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला विकल्प दिया है पोटा विवाह, दूसरा है लमसेना जाना, तीसरा है पारिंग धन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब दो परिवार, जहां पर एक तरफ एक लड़का और एक लड़की है, दोनों भाई बहन हैं, दूसरे परिवार में भी एक लड़की और एक लड़का है, दोनों भाई बहन हैं, तो कई बार क्या होता है कि देखिए, जनजातीय समुदाय में सामान्य तौर पर वधु मूल्य देकर के विवाह किया जाता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बार क्या होता है कि ये एक दूसरे को कोई लेन देन नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधे लड़कियों का एक्सचेंज कर लेते हैं, उसकी घर की लड़की हमारी बहू, हमारे घर की लड़की उसकी बहू हो जाती है। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, ये कहा जा रहा है। तो इसे सामान्य तौर पे कहा जाता है विनिमय विवाह, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सचेंज विवाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, विकल्प डी। चलिए अगला सवाल देखिए, छठ पर्व किस माह में मनाया जाता है, भादो, चैत्र, सावन, कार्तिक। इसका सही आंसर है कार्तिक। दिवाली के 6 दिन के बाद यह पर्व मनाया जाता है, छठी का पर्व। ठीक है, छठी माता का पूजा किया जाता है यहाँ पे। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। हाल ही में जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने छठ पूजा के अवसर पर छुट्टी की घोषणा करी है, और ऐसे ही 5 अन्य, जो कुल मिलाकर के 5 ऐसे तिथियां हैं जिस पर सरकार ने हाल ही में छुट्टी की घोषणा करी थी, जिनमें से एक क्या था, छठ पर्व। ठीक है, अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित साटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। पहला है कान, दूसरा है कमर, तीसरा है पैर, चौथा है हाथ। सही आंसर क्या है, पैर। साटी को पैर में पहना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सही कथन का चयन कीजिए। क्या स्टेटमेंट है, यदि कोई व्यक्ति जो उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में दर्ज है, क्या वह खाली स्थान। देखिए अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क। पहला, पंच पद हेतु 2 वार्डों से नामांकन दाखिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कोई व्यक्ति पंच पद हेतु 2 वार्डों से नामांकन दाखिल कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 वार्डों से पंच हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 वार्डों से पंच नहीं हो सकता। अगर वो चुनाव जीत जाता है तो भी उसे एक वार्ड को छोड़ना होगा, एक ही वार्ड से वो पंच हो सकता है। दूसरा क्या है, एक ही वार्ड से पंच पद हेतु नामांकन दाखिल करेगा, नहीं, वो दोनों वार्ड से पंच पद हेतु नामांकन दाखिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक से उसके वापस लेना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम समझ जाते हैं तो तीसरा अपने आप क्लियर हो जाता है। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प क्या हो गया, आंसर ए, पंच पद हेतु 2 वार्डों से नामांकन दाखिल कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, पहला है सरपंच, दूसरा है उप सरपंच, तीसरा है पंच और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए पहली बात, अनुसूचित क्षेत्र क्या है। अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिसे आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया, आप कह सकते हैं।
और इस क्षेत्र में सामान्य जो नियम कानून है वो लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी कानून लागू करना है तो उसके लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। और ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल 85 आदिवासी विकास खंड हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि इन क्षेत्रों के ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ना तो सरपंच, ना तो उप सरपंच और ना ही पंच, इनमें से कोई भी इस क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं करता है। कौन करता है? ऐसे क्षेत्रों में ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों में से वे जिस अनुसूचित जनजाति के लिए यह क्षेत्र आरक्षित किया गया है उसी समुदाय का कोई व्यक्ति इस ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करेगा। और खास बात यह है कि उसी ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा वो व्यक्ति चुना जाएगा और ये सिर्फ उसी बैठक के लिए होगा। अगली बैठक में अगर फिर ऐसा होता है तो फिर से चुना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या है? विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि जनपद पंचायत अपनी 5 वर्ष की अवधि से 2 वर्ष पूर्व किसी कारणवश विघटित हो जाए तो क्या होगा? एक जनपद पंचायत है जिसका कार्यकाल 5 साल का है और यदि वो 2 साल पहले ही विघटित हो जाता है तो क्या होगा? पहला क्या कह रहा है? पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया 3 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। दूसरा है, ऐसी नवगठित पंचायत की अवधि अपने प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी। तीसरा है, ए तथा बी दोनों सही हैं। और चौथा कह रहा है ए तथा बी दोनों सही नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो 6 माह के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए, ये नियम कहता है। दूसरा, ऐसी नवगठित पंचायत की अवधि अपने प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक नहीं रहेगी, तक लिए होगी शेष अवधि के लिए। मतलब अगर 2 वर्ष पूर्व विघटित हो गया है, मतलब 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो वो शेष अवधि के लिए वो पंचायत गठित होगी। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। और ऐसे में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ए तथा बी दोनों सही नहीं है। अगला सवाल देखिए। मेयर इन काउंसिल MIC के संबंध में विचार कीजिए। अबे मेयर इन काउंसिल होता कहां पर है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। जो आप नगर पालिक निगम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो महापौर चुन करके आते हैं तो उन महापौरों के लिए मेयर इन काउंसिल का गठन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे हमारे विधानसभा में जैसे जब लोग चुन करके आते हैं, जो सदस्य चुन करके आते हैं, तो वो अपने में से एक मुख्यमंत्री चुनते हैं और मुख्यमंत्री उनमें से कुछ लोगों को लेकर के मंत्रिमंडल का गठन करता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नियम ये है कि जितने जैसे 90 सीट हैं तो 90 का 15% मैक्सिमम इतने लोग क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं। तो वैसे ही मेयर इन काउंसिल के संबंध में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए, पहला क्या कह रहा है? MIC के सदस्यों की कुल संख्या पार्षदों के 20% की होगी। बिल्कुल सही है। MIC के कुल सदस्य जो हैं पार्षदों की संख्या के 20% तक होते हैं। ठीक है, कम से कम 20% होंगे। दूसरा क्या, इसके सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं? नहीं, इसके सदस्य मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत नहीं होते हैं, महापौर अपनी पसंद से उन्हें चुनता है। फिर क्या है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, ये क्या है? मनोनीत है। ठीक है, तो इन्हें जब चाहे वहां से हटाया जा सकता है। ठीक है, MIC के सदस्य आप बन गए तो यदि अब वो जो मनोनीत करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कब तक रखेंगे या कब हटाना चाहेंगे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं होता है। और ये देखिए, एक चीज याद रखिएगा, MIC के सदस्य हैं, अगर MIC की सदस्यता चली जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्षद नहीं रहेगा, पार्षद बने रहेंगे। ठीक है, उस नगर पालिक निगम के आप सदस्य बने रहेंगे, पार्षद बने रहेंगे, MIC के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसके सदस्यता से कुछ खास लेना देना नहीं है। MIC के सदस्यता का अलग कहानी है, पार्षद के अलग कहानी है। चलिए, तो फिर चौथा क्या है? सभी असत्य हैं। सभी असत्य तो नहीं है क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या है? राइट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? विकल्प ए। अगला सवाल देखिए। हमारा अगला सवाल है, नगर पालिका परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है नगर पालिका परिषद की। यहाँ पर होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पार्षद। ठीक है, महापौर होते हैं आपके नगर पालिक निगम में। ठीक है, चलिए देखिए, तो वर्तमान में अध्यक्ष का निर्वाचन या उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और पार्षदों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। पार्षदों में से ही एक अध्यक्ष चुने जाते हैं और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। चलिए अगला सवाल देखिए।
यूनिसेफ के द्वारा राज्य के प्रसिद्ध कलाकार श्री अनुज शर्मा को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला देखिए क्या लिखा है, सेलिब्रिटी प्रेसिडेंट अवार्ड, दूसरा है सेलिब्रिटी प्राइम अवार्ड, तीसरा है सेलिब्रिटी कर्नल और चौथा है सेलिब्रिटी एडवोकेट अवार्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, सेलिब्रिटी एडवोकेट अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है या इनको दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, रायपुर षड्यंत्र केस का संबंध किस वर्ष से है? पहला है 1941, दूसरा 1942, तीसरा 1939 और चौथा है 1946। इसका सही आंसर है विकल्प बी 1942। जब भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति हो रही थी उस समय ही रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था जिसमें परसराम सोनी प्रमुख अभियुक्त थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है लाखा बाटा क्या है? पहला है देखिए मराठा कालीन लगान निर्धारण पद्धति, दूसरा है मराठा कालीन विक्रय कर, तीसरा है मराठा कालीन आबकारी कर और चौथा है मराठा काल में कृषकों से दंड स्वरूप लिया जाने वाला कर। इसका सही आंसर है मराठा कालीन कर निर्धारण या लगान निर्धारण की पद्धति। देखिए इसमें होता क्या था, ये बहुत पहले समय का एक सिस्टम था मराठा काल में ही। बाद में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तब इसके बारे में जानकारी मिली। इसमें क्या होता था, देखिए आज भी देखेंगे तो किसी भी गांव में अगर जाएंगे तो उस गांव की हर भूमि जो है उपजाऊ नहीं होती। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अधिक उपजाऊ होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कम उपजाऊ होते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए उस गांव में कुछ लोग हैं, अब कुछ लोगों के पास पूरी उपजाऊ जमीन है और कुछ लोगों के पास कम उपजाऊ जमीन है, तो जिसके पास उपजाऊ जमीन है वो क्या होगा, अमीर होता जाएगा, हमेशा उसकी पैदावार अच्छी होगी। जिसके पास कम उपजाऊ जमीन है उसके पास अच्छी पैदावार नहीं होगी, तो वो क्या होगा, वो गरीब का गरीब ही होता जाएगा, उसके साथ और दिक्कत होता जाएगा। और ऐसे में जो कर वसूली वाला है वो तो कर वसूलेगा, सबसे एक समान व्यवहार करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो खेत की जमीन देख करके करों का निर्धारण कर ले, लगान तो समान ले लिया जाता था। तो ऐसे में जो गांव के गौटिया होते थे या जो गांव के जो प्रमुख लोग होते थे वो आपस में बैठ करके एक साझा समझौता के तहत लाखा बांटा करते थे। इसमें क्या होता था, वो जो उपजाऊ जमीन है उस पे हर किसी को पारी पारी से खेती करने का मौका प्रदान किया जाता था, और ताकि वो जो लगान है उनका आराम से लोग निपटारा कर सकें, जो लगान निर्धारण किया जा रहा है उसको लोग दे सकें। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बना हुआ था लाखा बांटा। ठीक है, तो ये बाद में जैसे जो बाहुबली लोग आना स्टार्ट कर दिए तो फिर ये जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे चरमराती चली गई और ये खत्म हो गया। मतलब बाहुबली इन द सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे उपजाऊ जमीन मिल गया, ठीक है, अब मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं, तुमको जो करना करो ऐसा, तो क्या होगा, फिर वो व्यवस्था खत्म हो जाता है। तो ये धीरे धीरे व्यवस्था समाप्त होती चलेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नागपुर रुपए का चलन बंद किया गया था, कब बंद किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1855। देखिए क्या होता है, जब नए ब्रिटिश अधीक्षक यहाँ पर आते हैं, या आप कह लीजिए जब यहाँ पर इलियट जी का यहाँ पर आगमन होता है, डिप्टी कमिश्नर बन करके आते हैं इलियट साहब, तब यहाँ पर देखिए इनसे पहले, इनके आने से पहले यहाँ पर रघुजी तृतीय का शासन हुआ करता था। उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल शासन चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब कमिश्नरी और डिप्टी कमिश्नरी शासन चलना स्टार्ट होता है, तो जब यहाँ पे पहले डिप्टी कमिश्नर इलियट साहब बन करके आते हैं तब वो बहुत सारे रिफॉर्म करते हैं। उसी में से एक रिफॉर्म ये था कि यहाँ पर नागपुरी रुपए को बंद करके रुपए का चलन स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्राउन का सिंबल भी उसमें प्रेस किया जाता है। इस प्रकार के सिक्के यहाँ पे चलना स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 1855 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 में आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता पूर्व प्रथम बार केंद्रीय सहकारी एवं भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1915 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ का शासन कब भोसला शासक अप्पा साहब के अधीन आया था? इसमें पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जब शासन चल रहा था, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे अगर मराठा शासन में तो पहले बिंबाजी भोसला है, बिंबाजी के बाद वेंकोजी भोसला आ गए, वेंकोजी भोसला के बाद जब अप्पा साहब के अधीन आता है तो वो कौन सा समय चल रहा था? ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम देखें बिंबाजी के बाद वेंकोजी, वेंकोजी के बाद फिर आप देखेंगे तो ये शासन चला जाता है। उनके जो पुत्र होते हैं पुरसा जी संरक्षक में आ जाते हैं, रघु जी। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद, ठीक है, इनका जब मृत्यु होता है 1811-12 के आसपास में, तब यहाँ पर अप्पा जी जो साहब हैं ये छत्तीसगढ़ के शासन अपने अंडर में ले लेते हैं और ये
सूबेदारों को नियुक्त करते हैं, लेकिन इनके समय में जल्दी जल्दी सूबेदारों के बदलाव होते जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने फिर ब्रिटिशों के साथ सहायक संधि करी थी। ठीक है, तो ये सारा कहानी है, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? विकल्प ए 1812। ठीक है, फिर 1818 में आप देखेंगे थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके बाद इनका शासन भी इनसे छीन लिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है छत्तीसगढ़ में अधीक्षकीय शासन की शुरुआत। कब से? 1818 से। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सही आंसर विकल्प ए। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन सबसे पुराना परगना कौन सा है? ठीक है, तो मराठा कालीन सबसे पुराना परगना पूछ रहा है। देखिए, मराठा शासन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब सूबेदारी शासन चल रही थी, देखिए मराठा परगना पद्धति के सूत्रधार तो कहलाते हैं आपके बिंबा जी, लेकिन परगना पद्धति को लागू किया था वो था दूसरा सूबेदार जिसका नाम था विट्ठल राव। ठीक है, इसने परगना पद्धति को लागू किया था। तो जब परगना पद्धति को लागू किया तो उस समय बहुत सारे परगना बनाए गए थे। ठीक है, लगभग उस समय 27 परगना हुआ करते थे। ठीक है, बाद में इसे फिर जब एगन्यू साहब आते हैं तो परगनों का पुनर्गठन करते हैं, फिर उसको 8, फिर एक और बनाते हैं 9, ऐसे चलन होता है। फिर इलियट साहब आते हैं तो फिर परगना पुनर्गठन, तो ऐसे परगनों का पुनर्गठन आगे चलते जाता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना परगना कौन सा है? तो सबसे पुराना परगना होता है रायपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सावंत भारती का विद्रोह किस ब्रिटिश अधीक्षक के काल में हुआ था? पहला है एडमंड, दूसरे हैं एगन्यू, तीसरे हैं सैंडिस, चौथे हैं विल्किंसन। देखिए, इनमें अगर देखा जाए सावंत भारती या महारसिया या परलकोट विद्रोह या सोना खान के राम राय का विद्रोह, ये कुल 4 विद्रोह ऐसे हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और इसका सही आंसर है एगन्यू के समय में ही, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है। 1818 से देखा जाए तो 1825 तक इनका कार्यकाल रहता है, और इनके समय में ही बहुत सारे कार्य देखने को हमें मिलते हैं और विद्रोह भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, पढ़ते हैं और सही का आंसर देना है हमें। पहला क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। दूसरा है, समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। तीसरा कहा जा रहा है, उसने इसी राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो देखिए, अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है, इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अभियानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक अभियान है समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिणापथ विजय अभियान या दक्षिण भारत विजय अभियान, भारत विजय अभियान का जिक्र मिलता है। एक्चुअल में कहा गया दक्षिणापथ विजय अभियान। तो दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने जो है जब अभियान चलाया तो उसमें कहा गया कि इसने कौशल के राजा महेंद्र, ठीक है, और महाकांतर के राजा व्याघराज को पराजित किया था। बस इतना ही उल्लेख मिलता है। अब उसमें यह उल्लेख नहीं मिलता कि इसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होता है, जिसमें क्या कहा गया कि इन्होंने कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्याघराज को परास्त किया था। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कौशल का क्षेत्र जो दंडकारण्य का पठार या बस्तर संभाग के ऊपर का जो क्षेत्र है, ये कौशल का क्षेत्र कहलाता था। या महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है, महानदी, शिवनाथ और हसदो का जो पूरा क्षेत्र है, ये क्या कहलाता था? कौशल क्षेत्र कहलाता था। और जो निचला क्षेत्र है, धमतरी, सिहावा से नीचे का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्या कहलाता था? ये कहलाता था महाकांतर का क्षेत्र। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब हमारा विकल्प बी जो है सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ विजय अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ के कौन कौन से थे? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपसे चर्चा किया, तो इसका आंसर आप लोग खुद समझ गए होंगे कि उसमें कौशल और महाकांतर का उल्लेख मिलता है, मतलब अ और स। इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा किनका निर्माण या किसका निर्माण कराया गया था? देखिए, पहले ये समझिए कि लक्ष्मण देव राय हैं किस वंश में। ठीक है, तो कवर्धा क्षेत्र में फड़ीनाग वंशियों का शासन हुआ करता था। वहां पर एक शासक थे गोपाल देव। गोपाल देव के बारे में जनरली आप बुक्स में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन इस मंदिर का जो शुरुआत था वो करवाया था किसने? लक्ष्मण देव राय ने। ठीक है, और इसे ही बाद में फिर कंप्लीट आप कह लीजिए कि ये जो शासन काल था किसका? गोपाल देव का शासन काल था, तो उसी के समय में लक्ष्मण देव राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका?
भैरमदेव मंदिर का, भोरमदेव मंदिर का। कहाँ? कवर्धा में, जो आज भी विद्यमान है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला भोरमदेव। चलिए अगला सवाल देखिए। मारो, विजयपुर, खरौद, नवागढ़, पंडरभाट, समरिया, चांपा, लाफागढ़, करकट्टीगढ़, पेंड्रा, उपरोड़ा, मातिन, छुरी, केंदागढ़, ये जो जगह है ये किसके अंतर्गत, ये गढ़ कौन से हैं? ठीक है, देखिए पहला विकल्प है रायपुर राज्य के अंतर्गत, दूसरा है संबलपुर राज्य के अंतर्गत, तीसरा है रतनपुर राज्य के अंतर्गत, चौथा है नागपुर राज्य के अंतर्गत। देखिए छत्तीसगढ़ में उस समय कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हें दो नाम से जानते थे, या तो एक कहते थे रतनपुर के 18 गढ़, या कहते थे रायपुर के 18 गढ़, और दूसरे शब्दों में कहीं कहीं मिलेगा आपको शिवनाथ नदी के उत्तर के 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण के 18 गढ़ भी कहा जाता था। ठीक है, तो उन गढ़ों में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो गढ़ों के नाम लिखे गए हैं ये किसके अंतर्गत शामिल थे? रायपुर के अंतर्गत, की संबलपुर, की रतनपुर, या नागपुर के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर है रतनपुर। ये जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सभी जो है रतनपुर के 18 गढ़ों के अंतर्गत शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और ऐसे सवालों को अगर आप बनाना चाह रहे हैं, अगर एरर ना रहे, तो आप रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ों के नाम याद जरूर रखें। ठीक है, इसके कुछ सिंपल ट्रिक्स भी हैं जो आप क्लास में पढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? पहला है महाबलाधिकृत, दूसरा है अक्षपटलिक, तीसरा है महाप्रमात्री, चौथा है राजस्व सचिव। देखिए इसका सही आंसर है महाप्रमात्री। ये जो है यहाँ पर ऐसे होगा, ये क्या था? ये कलचुरी शासन में लगान का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जो कलचुरी प्रशासन था इसमें आप देखेंगे तो ये राजतंत्रात्मक हुआ करता, राजा सबसे प्रमुख था, लेकिन ये काम करता था जो इनके अमात्यों की सहायता से। बहुत सारे अमात्य, जैसे 8 अमात्य हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनकी सलाह पर ये जरूर उनकी सलाह लेता था, उनसे काम करता था। तो अलग अलग विभागों के अलग अलग अमात्य हुआ करते थे और उनका नाम अलग अलग रखा हुआ था, जिसमें जो लगान अधिकारी था इसे क्या कहते थे? महाप्रमात्री कहा जाता था। ठीक है, महाक्षपटलिक भी होता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सूची 1 छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजाति विद्रोह तथा सूची 2 को, जहां पे वर्ष लिखे हुए हैं, सुमेलित करना है। मतलब एक तरफ विद्रोह लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं? उनके ईयर लिखे हुए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सुमेलित है। जैसे देखिए पहला लिखा हुआ है तारापुर विद्रोह, ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है हल्बा विद्रोह, तीसरा लिखा हुआ है मेरिया विद्रोह और चौथा लिखा है परलकोट विद्रोह। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। परलकोट विद्रोह हुआ था 1824-25 में, गेंद सिंह का विद्रोह भी कहते हैं इसे। दूसरा है मेरिया विद्रोह, ये हुआ था 1842 से 63 तक। ठीक है, मेरिया विद्रोह या ये नरबली प्रथा वाला रिलेटेड है। ठीक है, जो नरबली प्रथा को बंद कर दिया गया था, तो मेरिया जनजाति, जो मुरिया जनजाति के लोग थे, ये लोग मेरिया विद्रोह करते हैं। मेरिया किसे कहा जाता है? सब आपने पढ़ा हुआ है। ऊपर देखिए हल्बा विद्रोह लिखा है। हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में होता है 1774 से 1777। दरियावदेव इसमें अपोनेंट होते हैं। तो ये कहानी। चौथा है तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह ये हुआ था आपका 1842 से 1854 के समय में। इस समय रघुजी तृतीय का शासन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, और बस्तर संभाग में भैरमदेव का शासन चल रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, और चौथे का दूसरा। मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर क्या है? विकल्प डी। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या है? नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। दूसरा क्या है? रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तीसरा स्टेटमेंट है रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। अब इसमें देखिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि रतनपुर की सेना ने विद्रोह में या उस युद्ध का सामना नहीं किया था। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है? युद्ध करते हुए मारे गए। तो इन्होंने युद्ध नहीं किया था, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, इस समय रघुनाथ सिंह जी थे यहाँ पर। ठीक है, शासक। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये राइट है। रघुजी भोसला जो कि विस्तारवादी नीति रख रहे थे और एक सेना तैयार कर करके इन्होंने उड़ीसा अभियान किया था, उस दौरान भास्कर पंत जो है रतनपुर पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी,
केवल एक ही सही है। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? वन उद्योग, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन और पशुपालन। देखिए इनमें से ये तीनों शामिल हैं, ठीक है, लेकिन खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी शामिल हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का तो इसमें खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? विकल्प सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, वर्ष 2019-20 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत रहा है? क्या पूछा जा रहा है? ब्याज भुगतान। तो ब्याज भुगतान रहा है 6.53%, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना रहा है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है विकल्प ए 63.76%, ठीक है। इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ भाग से पूछे गए 45 प्रश्नों का विश्लेषण देखा। अब आगे के विश्लेषण लेकर के आएंगे सर। धन्यवाद। अब आगे हम देख रहे हैं टेस्ट नंबर 38 में इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण, जहां इतिहास के प्रश्न 46 से 55 तक उपस्थित हैं, अर्थात 10 प्रश्नों का हम यहां पर विश्लेषण देखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है 46, एक क्रम में लिखिए। तो देखिएगा स्वदेशी आंदोलन कब होता है? तो 1905 दिसंबर में ही प्रारंभ हो जाता है। फिर देखते हैं होम रूल लीग, तो होम रूल लीग की स्थापना 1915-16 में 15 में। फिर देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना नवंबर 1906 में होता है। फिर मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909। तो यहाँ पर देखिएगा क्रम क्या है, सबसे पहले कौन आ जाएगा? ए, फिर उसके बाद आ जाएगा कौन? सी। तो देखिए ए के बाद सी कहाँ लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, इसे लिथुगो प्रस्ताव भी कहते हैं। आईने पर मुकदमा, तो आईने पर मुकदमा जो है अर्थात आजाद हिंद फौज पर मुकदमा जो है नवंबर 1945 में होता है, ठीक है। 5 से 11 नवंबर तक कार्यवाही होती है। फिर ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद रॉयल इंडियन नेवल का विद्रोह, तो ये होता है 1946 में। तो देखिएगा सबसे लास्ट में कौन सा है हो रहा है? 4th नंबर का रॉयल इंडियन नेवल का क्या विद्रोह। तो देखिएगा 4th नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो 4th नंबर कहाँ कहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा है? यहाँ और यहाँ। तो फिर उसके बाद कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहला देखिए कौन सा होना चाहिए? नंबर 1 ही सबसे पहला होना चाहिए। तो नंबर 1 यहीं पर दिख रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पर देखो पहला, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद चौथा। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है जॉर्ज पंचम का शाही यात्रा, तो ये कब होता है? तो याद रखना 1911 में होता है। फिर बंगाल का विभाजन, ये कब होता है? 1905 में होता है। फिर शिष्टमंडल, तो इसी दौरान क्या होता है? शिष्टमंडल भी पहुंचता है। तो वर्ष 1906 में प्रारंभिक समय में अर्थात जनवरी फरवरी के समय में क्या होता है? आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक समूह शिष्टमंडल बनाकर मिंटो दुती से मिलने चले जाते हैं। कहाँ? शिमला। तो ये याद रखना है। और यहाँ पर क्या होता है? नवंबर में जाकर मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, ठीक, नवंबर दिसंबर में। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली घटना कौन सी? बंगाल विभाजन। तो 2, जहां 2 दिख रहा है वो आपका उत्तर हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? शिष्टमंडल वाला। तो तीसरा, तो यही पर बस दिख रहा है। फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद पहला। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में किया गया था? तो देखिएगा जॉन लॉरेंस, जिनके दौरान भीषण अकाल पड़ता है, फिर भी वो दिल्ली दरबार का आयोजन कराते हैं। याद रखिएगा दिल्ली दरबार जो पहला होता है, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में। तो याद रखिएगा इन्हीं के दौरान इन्होंने जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का भी गठन कराया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपको आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न दिखे। अगला प्रश्न हमारे सामने, इबादत खाने में आमंत्रित पारसी धर्माचार्य कौन थे? तो देखिएगा, तो अकबर ने जब इबादत खाने का निर्माण किया था तो प्रारंभ में यह केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित विद्वान ही यहाँ पर आते थे, लेकिन बाद में जब 3 वर्ष हो जाता है तो 1578 में अन्य धर्म के लोग भी इसमें वाद विवाद के लिए उपस्थित होते हैं। तो पारसी धर्म से कौन आते हैं? तो याद रखना है दस्तूर मेहरजी राणा। अब बात करें कौन कौन से और धर्म के लोग आते हैं, तो हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम का आगमन होता है, जैन धर्म से हरिविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी,
फिर पारसी धर्म से, जैसे कि मैंने आपको बताया, दस्तूर मेहर और ईसाई धर्म से एका विवा और मोन्सेरात का आगमन यहाँ पर होता है। तो ये जो प्रश्न है अन्य धर्म से संबंधित समझकर भी आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर पारसी धर्म कहा, हो सकता है आपको किसी अन्य धर्म के साथ ये प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, तेलुगु साहित्य से संबंधित। तो याद रखेगा, तेलुगु की प्रसिद्ध रचना है तेलुगु साहित्य में, वह अमुक्त माल्यद जो कृष्ण राय द्वारा लिखी गई है। इसे तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक माना जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विश्ववित्तीय के नाम से जाना जाता है। तो विश्ववित्तीय एक नाम है इसका, अमुक्त माल्यद का। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनतकालीन अधिकारी मुशर्रफ ए मुमालिक का कार्य था। तो आपको बताना है किस कार्य से संबंधित था ये व्यक्ति। तो आपके ऑप्शन है पत्राचार विभाग, लेखा, महालेखाकार, बाजार मूल्य नियंत्रक, सुल्तान का अंगरक्षक। तो आपको याद रखना है, मुशर्रफ ए मुमालिक नामक जो अधिकारी था वो महालेखाकार की भूमिका निभाता था सल्तनत काल में। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अशोक के किस अभिलेख में आर्थिक नीतियों का वर्णन किया गया है? अब याद रखिएगा, अशोक की जितनी भी अभिलेख है उसमें प्रशासनिक नीतियों का उल्लेख किया है, और एकमात्र अभिलेख है जहां पर उन्होंने अपनी आर्थिक दशा का वर्णन किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रजा से वो 1/6 नहीं, तो 1/6 कर क्या था स्थान पर वो 1/8 कर लेने की घोषणा करते हैं, और वो स्थान होता है लुम्बिनी। और लुम्बिनी में क्यों? क्योंकि वहां पर वो बताते हैं कि इसी स्थान पर प्रभु गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और उसी स्थान से जारी करते हैं रुम्मनदेही अभिलेख, और इसी अभिलेख में इनके आर्थिक दशा का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेगा, क्योंकि आर्थिक दशा सबसे छोटा अभिलेख, और यहां तक कि इस अभिलेख में गौतम बुद्ध के जन्म का भी उल्लेख किया गया है। तो ये जो अभिलेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारे सामने, किस दार्शनिक मत के अनुसार जीव ब्रह्मा दोनों अलग अलग माना गया है? तो अर्थात आपको बताना है वह कौन सा सिद्धांत है जहां पर जीव और ब्रह्मा को अलग अलग माना गया है। तो याद रखेगा, ये कहां पर कहा जाएगा? द्वैतवाद में कहा जाएगा। अर्थात 2 हैं, और 2 हैं किसने कहा था? माधवाचार्य जी ने। तो माधवाचार्य जी का ये बात याद रखेगा, इनका ही सिद्धांत था द्वैतवाद का। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। द्वैतवाद दर्शन में कहा गया कि जीव और ब्रह्मा क्या है? अलग अलग हैं। द्वैत मतलब 2 हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के किस उत्तराधिकारी ने संधारा विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया है? तो याद रखेगा, संप्रति वो उत्तराधिकारी है जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। इसके अलावा अपने प्राणों का त्याग भी अपने पूर्वज अर्थात किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार इन्होंने क्या किया? जैन परंपरा संधारा द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया है। तो ये रहा इस टेस्ट में आए हुए इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण। मिलते हैं अगले विश्लेषण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें लिखा हुआ है उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग जो है पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और वहीं पर जहां नदियां बाढ़ लाती है वहां पर नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरे कथन की बात करें तो उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही। देखिए, इस बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट भी आपका सही है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर जहां पे नदियां क्या लाती है? बाढ़ लाती है, वहां पर नए निक्षेप का जमा होता है, जिसे हम कौन सी मृदा कहते हैं? खादर मृदा कहते हैं। तो भाई तीसरा कथन भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, नर्मदा। बात इनकी सहायक नदियों की करें तो यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन सही है। ठीक, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो मानस, ठीक है, सुबनसिरी, तीस्ता, सेनकोस, ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां हैं। रावी की बात करें तो दिहांग, लोहित, धनश्री, कलोंग, कोपिली, ये है ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी, और ये ऊपर वाली जो है वो है ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। ठीक है, तो ये रावी की सहायक नदी नहीं है।
वही नर्मदा की बात करें तो भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, न कि नर्मदा की, तो ये भी आपका सही नहीं है। यानी कि पहला और दूसरा ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें लिखा हुआ है शीत ऋतु में उत्तरी भाग में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण है। ठीक है, बात किसकी हो रही है, शीत ऋतु में उत्तर भारत के में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण। चलिए, पहला कथन लिखा हुआ है समुद्र के प्रभाव से दूर स्थिति। यहां पर हम देखेंगे कि उत्तर भारत जो है वो समुद्र के प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है। ठीक है, और मतलब क्या होता है महाद्वीपीय जलवायु का, कि सर्दी में अधिक ठंड और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही है। ठीक, चलिए अब दूसरे कथन की बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन है। ठीक है, यानी कि लौटता मानसून जो है वो ये कि उत्तर भारत में कहीं वर्षा नहीं करवाता। यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन यानी लौटता मानसून जो है सिर्फ दक्षिण भारत के तमिलनाडु में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। तो भाई ये तो भाई वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, ठंडी बढ़ाने के कारणों में इसे हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, तो यहां पर देखिए निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण यानी बर्फ के गिरने के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बिल्कुल हिमपात यानी बर्फ गिरेगी तो ठंडी और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, और चौथा कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। यहाँ पर देखेंगे फरवरी मार्च के आसपास भूमध्य सागर से या भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, का निर्माण होती है, जो उत्तर भारत में शीत लहर ला देती है। यानी कि उत्तर भारत के ठीक है मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, जिससे ठंड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो चौथा कारण आपका सही है, तीसरा कारण भी सही, दूसरा कारण गलत है, पहला कारण सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त मृदा में प्रमुखता से पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पर आप देखिएगा कि लवण युक्त मृदा की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो नहीं पाया जाता लवण युक्त मृदा में। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन में बी आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, इसमें लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वनस्पति मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय वनस्पति की बात करें तो ये कौन से प्रकार के पर्वतीय वनस्पति, तो बात हो रही है शीतोष्ण प्रकार की कटिबंधीय वनस्पति की बात हो रही है। तो पर्वतीय वनस्पति मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी ऊंचाई कम से कम 1500 मीटर के आसपास होनी चाहिए, तब जाकर ये शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति पाई जाएगी। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी ऊंचाई अधिक होती है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम होती है, नीलगिरी पर्वत इनकी ऊंचाई अधिक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो ये देखिए अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की भी ऊंचाइयों में, ठीक है, इनकी भी ऊंचाइयों में, पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में, और ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो दक्षिण सह्याद्री है वहां पर नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो ये देखिए पश्चिमी घाट आपका सही होगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो पश्चिमी घाट के दक्षिण सह्याद्री में शामिल है वो सही होगा, और विंध्याचल, और साथ ही साथ याद रखिएगा सतपुड़ा भी याद रखिएगा, विंध्याचल सतपुड़ा के पर्वतीय यानी कि उच्च क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याद रखिएगा। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के पूरे क्षेत्र में नहीं, उसके उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाए जाएंगे, पर्वतीय वनस्पति पाए जाएंगे, वो भी कौन से प्रकार के, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ठीक है, तो पूर्वी घाट में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो केवल पहला, तीसरा, चौथा ही आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत में अशोधित रेजिन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको क्या होगा, सही जवाब होगा चीड़। यहां पर देखिए रेजिन जो है मुख्य रूप से चीड़ से प्राप्त होता है, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में यानी कि ठंडे प्रदेशों में तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अशोधित रेजिन में दो मुख्य संघटक होते हैं, पहला है तरल और दूसरा है ठोस। तरल जो है जिसे तारपीन कहते हैं 25% इसमें पाया जाता है, और दूसरा जो ठोस उसे हम रेजिन कहते हैं, ये 75% इसमें मात्रा होती है। आसवन की प्रक्रिया से यानी भंजन आसवन की प्रक्रिया से इन्हें क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोधित रेजिन की बात करें तो किस
में पाया जाता है, किस वृक्ष में पाया जाता है, तो चीड़ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें लिखा हुआ है भारत में पत्तनों यानी बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की यानी पत्तनों की कुल संख्या 13 है। तो बिल्कुल सही, ठीक, पहला ये स्टेटमेंट आपको सही है। दूसरा कह रहा है घरेलू पत्तनों की संख्या लगभग 200 से अधिक है, ये भी सही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय पत्तन जिस राज्य में स्थित है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जिस राज्य में स्थित है वही राज्य उसके संबंध में नीतियां बनाती है। ठीक है, वही राज्य उसके संबंध में नीतियां बनाती है। और ये चौथा स्टेटमेंट भी एक साथ ही देख लेते हैं, घरेलू पत्तनों के विषय में केवल केंद्र सरकार नीतियां बनाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है और केंद्र सरकार उसके संबंध में नीतियां बनाती है, जबकि डोमेस्टिक जो पोर्ट है, घरेलू बंदरगाह है, उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है और राज्य की नीतियां उस पर लागू होती है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा और चौथा जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है, तो तीसरा और चौथा आपका क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है। ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर का प्रयोग करने वाले राज्यों की बात कर रहा है इसमें। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक भौम जल ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग, ठीक है, मध्यम दर से भौम जल का उपयोग और भौम जल क्षमता का कम उपयोग करने वाले राज्य इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक उपयोग, मध्यम दर में उपयोग यानी थोड़ा कम उपयोग और सबसे कम उपयोग करने वाले राज्यों की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। तो सबसे अधिक उपयोग करने वाले हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। मध्यम दर से उपयोग करने वाले राज्य हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, और सबसे कम उपयोग करने वाला है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। तो सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, नमस्कार, आज हम टेस्ट नंबर 38 के कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनका विश्लेषण देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य नहीं हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। जी हाँ, ये हमारे मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जी हाँ, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगला है हमारी सामाजिक, ये सामाजिक है, इसको सामासिक पढ़ेंगे आप। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जी हाँ, ये भी हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जी नहीं, सभ्यता की बात मौलिक कर्तव्यों में नहीं की गई है, तो ये डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर गलत आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 65। विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जी नहीं, राज्यपाल विधान परिषद की अध्यक्षता नहीं करते। मुख्यमंत्री के द्वारा। जी नहीं, मुख्यमंत्री भी इसकी अध्यक्षता नहीं करते। उपराष्ट्रपति। जी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 182 के अनुसार विधान परिषद अपने 2 सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है, जो विधान परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। राज्य विधान सभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है, किसी भी समय के लिए नहीं। जी नहीं, ये सही ऑप्शन नहीं है। अनिश्चित काल के लिए। जी नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए। जी नहीं, यहाँ पर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है अधिकतम 6 माह तक मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 6 माह के लिए। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67। भारत के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है संविधान के दोनों सदनों के लिए, ऑप्शन डी है संसद के किसी भी सदन के लिए नहीं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 देखेंगे तो 80 का 3 बोलता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन का कि
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 331 हमें बताता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य यदि उनका प्रतिनिधित्व ना हो तो उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति दोनों ही सदन लोकसभा और राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामांकित करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों सदनों के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यदि वह पद त्याग करना चाहते हैं तो उनका त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। तो यहाँ पर ए सही है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष पद त्याग करना चाहता है तो वह अपना जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है, और अगर उपाध्यक्ष त्याग पत्र करना चाहता है तो वो अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी भी हम देख लेते हैं, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। जी नहीं, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं। जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, परंतु हम यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। वह पदमुक्त हो जाते हैं यदि सदन का विघटन की सामान्य अवधि के पूर्व कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सदन के विघटन की बात की गई है कि सदन का विघटन यदि सामान्य अवधि के पूर्व कर दिया जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष पदमुक्त हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष जो लोकसभा है उसके विघटन के पश्चात भी तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक आने वाली अगली लोकसभा का प्रथम अधिवेशन ना हो जाए। तो अगली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक पद पर रहते हैं। तो ये सी भी इस हिसाब से गलत हो जाएगा। डी देख लेते हैं, वह अपने चुनाव के समय सदन के सदस्य हों ऐसा आवश्यक नहीं, किंतु अपने चुनाव के 6 माह के अंतर्गत उन्हें सदन का सदस्य बनना होता है। जी नहीं, ये मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए सही है, परंतु यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और हमारा सही ऑप्शन है ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सदन के विघटन के पश्चात अध्यक्ष अपने पद से तत्काल हट जाता है। जी नहीं, अभी हम लोकसभा की बात कर रहे थे, ये लोकसभा के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा गया है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से तत्काल नहीं हटता है। अगर किसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए तो भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है सदन के विघटन के पश्चात लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक। जी हाँ, इसके ऊपर हमने पिछले सवाल में बात किया था। तो ये हमारा सही ऑप्शन है बी। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, अध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है। जी नहीं, ये सही नहीं है। केवल 30 दिनों की अवधि तक अध्यक्ष अपने पद पर रह सकता है। जी नहीं, ये भी सही नहीं है। तो आज का हमारा सही ऑप्शन है इस प्रश्न क्रमांक 69 का बी, अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के अगली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक बना रहता है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 70 है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु तब जबकि वह राष्ट्रीय हित में हो, संबद्ध राज्य के हित में हो, लोक हित में हो, अल्पसंख्यक के हित में हो। तो आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और अगर वो ऐसा करती है तो ऐसे विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय हित में अगर संसद चाहे तो वह किसी विषय पर जो राज्य सूची से संबंधित है विधान बना सकती है। तो आज के हमारे 38 टेस्ट के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर टेस्ट नंबर 38 का एनालिसिस देखने वाले हैं और हमारा विषय है इकोनॉमिक्स, जिसमें जो भी सवाल आए हुए हैं उसको हम देखेंगे। इस ऑप्शन में कौन सा आंसर राइट होगा ये देखेंगे, और साथ में उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्चुअल आंसर्स में जो छुपे होंगे उसको हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71 में कि आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नए परिभाषा, यहाँ पर ये परिभाषा चेंज हो गया है, इसके अनुसार कितने रुपए तक का निवेश को लघु उद्योग में शामिल किया जाएगा, ये आपके पास सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बात हमको MSME की करनी है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है हमारे भारत में 2006 के अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। ये सेकंड डिटेल है आपका, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। जनरली अगर हम देखें तो इसमें 12 करोड़ से अधिक जो है उद्योग शामिल है इसमें, और ये हमारे जीडीपी में और रोजगार में एक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा करता है, ये भी हम जानते हैं। तो हमको यहाँ पर सवाल पूछा है कि जो नई परिभाषा है MSMEs का, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा नया पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है हमको, एक है आपका सूक्ष्म उद्योग,
दूसरा है आपका लघु और तीसरा है हमारा मध्यम। इसमें एक सीमा है आपका निवेश का और दूसरा सीमा हमारे पास रखा गया है टर्नओवर का। तो जो हमारे पास सूक्ष्म उद्योग है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, इसमें निवेश की सीमा है 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, और टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़। तो ये किसमें आ जाएगा आपका? सूक्ष्म में आ जाएगा आपका। इसी में अगर आप दोनों में 0 लगा देंगे, इसका मतलब 10 और 50 करोड़, तो ये हो जाएगा आपका लघु उद्योग का सीमा। और इसी को अगर आप 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 10 पंचे 50 और 50 पंचे 250, तो ये किसमें आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका मध्यम उद्योग में। तो ये इसका डिटेल है। यहां से निश्चित रूप से सवाल बनने की इस बार संभावना है, क्योंकि जब भी एमएसएमई में कुछ परिवर्तन होता है वहां से सवाल पूछता है। इस एक्ट को पहले पूछ चुका है, 2006 का एक्ट है ये, और इसका आपको जो नया गतिविधि इसमें शामिल किया गया है, जो नया आपका निवेश का और टर्नओवर का डेटा लाया गया है, ये यहाँ पर आपका डिटेल में है। हमसे पूछा क्या गया है आपका लघु का, तो लघु में आप क्या देख रहे हैं? निवेश की बात कर रहे हैं, तो ये लघु है आपका, और ये निवेश आपका 10 है और टर्नओवर 50 है। तो इस तरह से इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 10 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 10 करोड़, आंसर सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारे पास सवाल है कि किस औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। यहां पर हमको देखना है जिला उद्योग केंद्र, और हमारे पास है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर हम आजाद भारत की बात करें तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी, और उस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका 1977 में जो तीसरे नंबर का औद्योगिक नीति था हमारा, उसी में पहली बार आपका जिला उद्योग केंद्र की स्थापना के बारे में बताया गया है। ये एक प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसके आधार पर जो है उद्योगों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए, इसको जनता से जोड़ने के लिए भी कार्य किया गया है, और ये जिला स्तर पर प्रभावी हो सके इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो बी है 1977, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है ये राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। तो पहली औद्योगिक नीति भी आपको याद रखनी है 1948, यहां से ये सवाल बन सकता है। अगला हमारे पास सवाल है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कितने पॉइंट प्राप्त हुए हैं। किसी भी वनडे एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में हमको ये जानना चाहिए कि एक संस्था है UNDP, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा इस HDI को हर साल 189 देशों के बीच में निकाला जाता है। 2020 में भारत को रैंक मिला है 131। टॉप में यहां पर है इस बार नॉर्वे, जो कि लगातार टॉप ही करता आ रहा है। भारत को अगर आप अंकों की बात करेंगे तो यहां पर 0.645 अंक मिला है। ये जो अंक का पैमाना होता है यहां पर, ये होता है 0 से 1 के बीच। इस पैमाने के बीच में आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा आप देखें तो मध्यम स्तर का मिला हुआ है, 5 और 7 के बीच में है। तो भारत जो है आपका मध्यम HDI वाला देश है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और हमारे देश के अमर्त्य सेन, इन्होंने इनको सहयोग दिया था। तो कभी अगर पूछ ले कि ये कब आया था अवधारणा, तो 1990 में जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। तो इतने जो है फैक्चुअल करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रश्न आते हैं। कभी कभार इसमें पूछ देते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, तो इसमें आपका एजुकेशन हो जाता है, जीवन प्रत्याशा हो जाता है, और आपका जीवन का स्तर ये भी आपका शामिल होता है इसमें, ठीक है। एजुकेशन को भी इसमें विशेष रूप से शामिल किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास आंसर क्या है आपका 0.645। तो ये इसका इस साल के लिए हमारा नंबर है, और रैंक क्या है आपका 131। पिछले बार 129 था, इस बार 131 हो गया है। इसको हमको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास सवाल है कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी। हमने 5 ईयर प्लान के बारे में वीडियो बकायदा देखा हुआ है। तो इसमें हमने जैसे कि पहले देखा था आपका हेराल्ड डोमर मॉडल था पहला वाला, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और सिंचाई के सेक्टर को देखे थे हम। सेकंड वाला एक महान व्यक्ति था जिसको हम बोलते हैं महालनोबिस, और इन्हीं महालनोबिस ने क्या किया था, भारत में तीव्र औद्योगिकरण इस नीति को लाने का प्रयास किया था, और ये इनका लक्ष्य भी था। तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसमें तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, और इसी के तहत भारत में 3 पावर स्टील प्लांट भी खुलते हैं। एक हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई में खुलता है, एक आपका राउरकेला उड़ीसा में खुलता है, और तीसरा आपका पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में खुलता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो हम देखें तो 56 से 61 तक आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसके मॉडल को देने वाले व्यक्ति कौन है, महालनोबिस। और इसमें मेन चीज क्या था कि यहां पर तीव्र औद्योगिकरण, इस पर जो है विशेष बल दिया गया था, और इसी के तहत 3 विशेष कारखाने यहां पर खोले गए थे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा।
कि जिसमें तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें महालनोबिस मॉडल डिपेंडेंट था या आधारित था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको हम ई नाम से भी जानते हैं, ई नेम से भी जानते हैं, का शुभारंभ कब किया गया था? तो जानते हैं आप कि एक देश एक बाजार की अवधारणा को संचालित करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। किसानों को इनकम ज्यादा मिल पाए, 2022 तक इनकम डबल हो जाए और साथ में ही बड़े मार्केट की प्राप्ति हो पाए। इस लक्ष्य के साथ जो है 14 अप्रैल 2016 से ये आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार को शुरुआत किया गया है और वर्तमान में लगातार कनेक्टिविटी के साथ जुड़ते जा रहा है। तो इसको हमको याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2016। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि सतत विकास का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कारकों से है? यहां पर हमको देखना है सतत विकास। तो हम जानते हैं कि सतत विकास जो है आपका 2030 तक का एक लक्ष्य है, जिसमें टोटल 17 लक्ष्य हैं और इसमें 2013 से लगातार सरकारें हमारे भारत देश में भी काम कर रही हैं। तो ये जो आपका सस्टेनेबल गोल है, इसमें गरीबी निवारण और सतत आजीविका को प्राप्त करने की बात तो है ही, क्योंकि दुनिया के कई देश जो कि लगातार गरीबी में ढहते जा रहे हैं और दुनिया में 40% से ज्यादा गरीबी फैली हुई है। तो गरीबी तो निश्चित रूप से यहाँ पर। उत्पादन एवं उपभोग की बदलती पोषणीय प्रकृति, इसके बारे में कोई विशेष परिचर्चा है नहीं इसमें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपको आय की समानता और समता चाहिए तो ये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनके दोहन की नियमावली जरूरी है। तो इस आधार पर यहां पर देखें तो हमको 1 और 3 जो है राइट लगता है, तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक आकलन में 1% में कितने आधार अंक या बेसिस पॉइंट होते हैं? आरबीआई के बारे में हमको जानना है कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। हिल्टन यंग एक समिति थी, उसी की सिफारिश पर आपका आरबीआई बना है। और आरबीआई आपका जो है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम मौद्रिक नीति बोलते हैं, प्रत्येक 2 माह में जारी करता है। तो इस तरह से एक वर्ष में 6 बार आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जारी होती है, जिसमें क्या करता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया के द्वारा बाजार पर नियंत्रण करता है। तो यहां पर जो बेसिस पॉइंट की बात है 1 बराबर 100 होता है, ये आपको याद रखना है। कभी कभार आप देखते हैं सीआरआर हो गया, रेपो रिवर्स रेपो हो गया, इसमें कुछ कटौती करता है, तो वहां पे एक शब्द रहता है बेसिस पॉइंट, तो उसका आधार अंक होता है 100। तो 1 बराबर यहां पर 100 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है इस टेस्ट सीरीज में, कि भारत में मूल्यह्रास की दर या राष्ट्रीय आय के संदर्भ में बात करनी है हमको, का अनुमान किस मंत्रालय के द्वारा लगाया जाता है? मूल्यह्रास की जो गणना होती है, इसके लिए हमारे पास स्पेशली है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इन्हीं का काम है कि इसकी वो गणना करते हैं और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में इस बात को वो निर्धारित करते हैं कि कितना ह्रास हुआ है या कितना हानि हुआ है या कितना कमी हुआ है। तो इस तरह से आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राइट हो जाएगा। कारपोरेट मंत्रालय का इसमें कोई रोल नहीं है, एमएसएमई का कोई रोल नहीं है। वित्त मंत्रालय सहयोगी जरूर है, लेकिन मेन कौन है आपका? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। तो इस तरह से हमने यहां पर आए हुए जितने भी सवाल थे उसके आंसर को और इससे जो भी सवाल बन सकते थे उनको जानने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, आगे की बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 38 में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे, डील करेंगे और देखते हैं उसके क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या आंसर थे। पहला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है पानी में, उसको हटाने के लिए कौन सा हम केमिकल को यूज करते हैं? तो हम इसके लिए देखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या है, विरंजक चूर्ण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन क्रिया के दौरान जो आमाशयिक रसों का पीएच का मान होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, तो देखिएगा आमाशय जो रहता है वो हमारी एक थैली जैसी संरचना रहती है और इसकी जो अंदर की जो सतह रहती है वो क्या करती है, एक एसिड स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान रहता है 1.2। तो 1.2 क्या हो जाएगा, 7 से क्या हो गया, नीचे है, तो 7 से नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये अम्लीय रहेगा और ये क्या करेगा, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह को मारता है और हमारे आमाशय से सिक्रीट होने वाले एंजाइम को एक्टिव करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, Na का मतलब होता है सोडियम। तो सोडियम देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा क्या है, अस्थाई या अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को तुरंत दान करके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और क्या करेगा, वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा,
है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सोडियम। और सोडियम क्या करेगा, बाकी जो धातुओं की तुलना में बड़ी तेजी के साथ क्या करेगा, क्रिया करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, देखिएगा जो सेलुलोज स्वयं क्या होता है, सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, नेचुरल अकरिंग। नेचुरल अकरिंग का मतलब हो गया प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर है जो 6000 ग्लूकोज के अणु बराबर क्या होगा, एक सेलुलोज का अणु होता है। तो ये पौधों के क्या है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल में पाया जाता है। तो सेलुलोज उत्पन्न बहुलक मतलब क्या होगा, इससे उत्पन्न होने वाला कौन सा पॉलीमर है और वो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, देखिएगा एक नेचुरल अकरिंग पॉलीमर रहता है और एक क्या रहता है, जो आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज्ड पॉलीमर रहता है, दोनों को मिक्स करते हैं। तो पेपर वगैरह जो बनता है, पेपर का मतलब पुट्ठा हो गया, कागज हो गया, और ये रेयन हो गया, ये सब क्या है, सेलुलोज से बने हुए अर्ध संश्लेषित पॉलीमर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार अधिकतम होता है। कहां पे मतलब क्या हो जाएगा, जो देखिएगा प्रश्न को पढ़िएगा, मुक्त रूप से गिरता हुआ, मुक्त रूप से गिरता हुआ कहां पे कम ज्यादा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। ये आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो जब आप लिफ्ट में चढ़ते हो। जब लिफ्ट क्या होता है, तेजी से नीचे उतरेगा या ऊपर तेजी से नीचे उतरता वह जो लिफ्ट रहता है, उसमें कुछ समय के लिए क्या होता है, हमको वेटलेसनेस फील होता है। मतलब क्या होगा, मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाता है, वहां पे शून्य हो जाता है कुछ समय के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता करता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी। ट्रिप्सिन क्या हो जाता है, अग्नाशय पैंक्रियास के द्वारा क्या होता है, स्रावित करेगा, और वो क्या होगा, हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये देखिएगा, बाकी दोनों का तो लेना देना नहीं है। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजा था और विलियम हार्वी ने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसी विनिमय का मतलब होता है गैस का एक्सचेंज कहां पे होता है? ठीक है, तो वायु कोश को एल्वियोलर सेक बोलते हैं, और ये जो है श्वसनी मतलब ब्रोंकस, और क्या है, ब्रोंकियोस प्राथमिक उपशाखा है। मतलब फेफड़ों की संरचना में क्या होता है, ये मुख्य शाखा हो गई, और ये अंगूर के गुच्छों के समान संरचनाएं रहती हैं, जिसको वायु कोश या एल्वियोलर सैक या कुपिका कोश कहा जाता है। यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण होकर के रक्त वाहिकाओं में घुलती है, और वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसी कुपिका कोश के द्वारा क्या होगा, फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु कोश। इसी को कुपिका कोश भी बोलते हैं, इंग्लिश में एल्वियोलर सैक कहा जाता है इसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? देखते हैं, इसमें से अच्छा प्रश्न है। अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं होता है, छोटी आंत भी उत्सर्जी अंग नहीं है, बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम एक काम करता है उत्सर्जी अंग की तरह, और एक हो गया यकृत। अब ये दोनों आंसर आप सही मान सकते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा लीवर, क्योंकि लीवर क्या करेगा, जितना प्रोटीन के पाचन से बना हुआ यूरिया है, उस यूरिया को वो किडनी या वृक्क के पास भेजता है, और किडनी इसको क्या करेगा, यूरिन के द्वारा क्या करता है, बाहर एक्सक्रीट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर या यकृत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन की क्रियाविधि क्या है? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो दोनों हार्मोन हैं, वो किडनी के ऊपर उपस्थित एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। कैसे? जैसे क्या होगा, एड्रीनलिन का जब लेवल बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट हृदय की गति, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब श्वसन की दर, ये सब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है गुस्सा के समय, डर के समय। तो तुरंत इसको क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या होता है, नॉर एड्रीनलिन स्रावित होगा। वो हार्ट बीट मतलब हृदय की गति और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या करता है, तुरंत कम कर देता है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक या विपरीत काम करने वाले हार्मोन हैं, जिनको लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता है? टाइफाइड, हैजा, पीलिया और हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो बी है वो क्या होता है, वो वाटर से मतलब गंदे पानी से नहीं फैलता। बाकी टाइफाइड, हैजा और ये पीलिया तीनों बीमारियां क्या होती है, खराब पानी, प्रदूषित पानी के कारण होती हैं। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोटोप में क्या होता है, देखिएगा आइसोटोप में क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएंगे, इनके समान रहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या रहेंगे, समान रहेंगे, लेकिन परमाणु जो भार या द्रव्यमान क्या रहता है, ये अलग अलग रहता है, उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिएगा भिन्न परमाणु संख्या, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, रासायनिक गुण भौतिक गुण का लेना देना नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 90 का। तो ये था ये प्रश्न जिसको हमने आज देखा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट क्रमांक 38 के प्रश्न क्रमांक 91 में आपसे पूछा गया है, भारत के किस शहर में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई गई? पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने नई दिल्ली में, ठीक है, 28 दिसंबर 2020 को ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत करी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की पहली किस्त कब जारी की गई थी? ठीक है, देखिए पहला विकल्प है 2018, दूसरा है 2019, तीसरा है 2020, चौथा है 2017। इसका सही आंसर है विकल्प ए 2018, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें आप देखेंगे 6,000 रुपए किसानों को 3 किस्त में जारी की जाती है। इसको 2-2 हजार रुपए का एक एक किस्त रखा गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा करी थी जब ये चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव। और जैसे ही लोकसभा चुनाव में जब सरकार वापस से आई तो उन्होंने अपने वादा को पूरा करते हुए 2018 में किसान सम्मान निधि का जो पहला किस्त था वो ट्रांसफर किया था किसानों के खाते में। अभी हाल ही में और भी किस्तें आ रही हैं इसकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा निर्धारित है? ठीक है, पहला है वित्त, दूसरा है परिवहन, तीसरा है कृषि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा ये संबंध ये जो निर्धारण है ये किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? पहला विकल्प है 131, दूसरा है 94, तीसरा है 168, चौथा है 142। तो इसका सही आंसर है आपका 94 स्थान पर, विकल्प बी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। 107 देशों में से 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 में 102वां स्थान था, और जो स्कोर है अभी 27.2 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में अभी भारत है इसकी स्कोरिंग की जा रही। मतलब वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंतर्गत अभी हम जिस जगह पर हैं वो है गंभीर श्रेणी में। ठीक है, अलग अलग श्रेणी है, उसमें से हम गंभीर श्रेणी के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर देखा जाए, देखिए आयरलैंड भी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जापान की वेल्ट हंगर हेल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से यह रैंकिंग जारी की जाती है। किस किस के द्वारा? ये कंट्री याद रखिएगा, आयरलैंड और जापान, ये जो 2 कंट्री हैं इनके द्वारा मिलकर के ये जो सूचकांक है जारी किया जाता है संयुक्त रूप से। ध्यान रखें इन 2 कंट्रीज के नाम, साथ ही साथ आपको याद रखना है 107 देशों में भारत का रैंक क्या है? 94th है। ठीक है, और 2019 में कौन सा रैंक था? 102। मतलब हम प्रोग्रेस किए। ठीक है, हम ज्यादा अच्छी स्थिति में आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अगला सवाल देखिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 2020 भारत ने किस देश के साथ किया? तो पहला विकल्प है चीन के साथ, दूसरा है अमेरिका के साथ, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम और चौथा है जापान के साथ। ये जो अजय योद्धा है ये हमेशा होता है, हर साल किया जाता है, और ये भारत जो है ये करता है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, चलिए, और इस बार जो इसका आयोजन हुआ था यूके में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, चलिए
इसका सही आंसर है 168। पर्यावरण सूचकांक की दृष्टि से भारत का स्थान 168 पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, आमचो पुलिस आमचो बस्तर अभियान की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई? इसका सही आंसर है विकल्प ए, कोंडागांव जिले से। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, इस संबंध में पुलिस जो है उनकी सहयोगी की भूमिका में दिखाई दे, ऐसा कुछ जो पुलिस विभाग में था उन्होंने ऐसा एक अभियान चलाया था। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया? आमचो पुलिस आमचो बस्तर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इंदिरा वन मितान योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, पहला डेट है 9 अगस्त 2020, दूसरा है 21 अगस्त 2020, तीसरा है 2 अक्टूबर 2020 और चौथा है 21 मई 2020। इसका सही आंसर है 9 अगस्त 2020 और ये अवसर था विश्व आदिवासी दिवस का। इस अवसर पर वनवासियों के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना लॉन्च की गई, इंदिरा वन मितान योजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस को सलाम करते हुए डाक विभाग के द्वारा कितनी डाक टिकटें जारी की गई हैं? इसका सही जवाब है विकल्प डी, इसमें 4 डाक टिकटें जारी की गई हैं। जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, इन सभी के सिंबल को लेकर के ये 4 डाक टिकटें जारी की गई हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को नव वर्ष के अवसर पर इनमें से किस क्षेत्र हेतु अवार्ड दिया गया? पहला है मोर जमीन मोर मकान में बेहतरीन प्रदर्शन हेतु, दूसरा है बेस्ट गवर्नेंस विद अदर मिशन की श्रेणी में, तीसरा है बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में, लास्ट है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने इसके अलावा एक और क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मानित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टेस्ट क्रमांक 38 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण देखा। धन्यवाद।